हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, और इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल लिखा है, और मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का कुछ स्टेटमेंट लिखा है कि वो होता क्या है। मगर इसे समझाने और बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करें। आइए चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल पर। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है 58 एंड 9, और 9 से मैंने 58 को डिवाइड किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस डिवीज़न में मुझे 9 डिवाइज़र 6 कोसेंट डिविडेंड 58 और रिमाइंडर 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्लास 4th में ही एक डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में सुना था, और टीचर ने हमें पढ़ाया भी था कि जब आप किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो आप कैसे पता लगाएं कि आपका भाग सही है या नहीं। इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट बचपन में ही पढ़ा था 4th या 5th में, मगर इसको मैं रिपीट करूँगी और यहाँ पे आपको इस भाग का प्रूफ देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो देखते हैं, डिविडेंड 58 है और डिवाइज़र 9 इंटू 6 यानी कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। आप देख रहे हैं कि 9 6 ज़ा 54 और 4 58, और यहाँ पे LHS में भी 58 है, मीन्स कि ये डिवाइड मेरा सही है। अब हम देखेंगे कि जो रिमाइंडर है वो कोसेंट से छोटा है। ये कोई खास बात तो नहीं है, ये तो होना ही चाहिए ना। अगर आप भाग लगा रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हर हालत में डिवाइज़र से छोटा होगा, और यहाँ है भी। दूसरी बात, क्या कभी रिमाइंडर डिवाइज़र से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर? नहीं हो सकता ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है। इस कंडीशन को मैंने मैथमेटिकली सजाया है। 0 से बड़ा है 4 और 9 से छोटा। इसको पढ़ेंगे हम लोग। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। इट मीन्स कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं ईडीएल के स्टेटमेंट पे कि आखिरकार यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है क्या। देखिए, मैंने लिखा है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स q and r such that which satisfies the condition a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b। यहाँ फ्लो में मुझसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से इसे डाइट कर दिया है। ये लेस देन बी ही होगा। ओके। देन यहाँ पे कहा है, आप इसको समझते हैं, ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक, और जब आप ए में बी से भाग लगाते हैं देन आपको क्यू मिलता है, यानी कि कोसेंट मिलता है, कुछ रिमाइंडर मिलता है, जो इस तरीके से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे आर यानी रिमाइंडर, उसका कंडीशन या तो 0 से के बराबर होगा या उससे बड़ा, और हर हालत में अपने डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये कंडीशन है। तो ये जो ईडीएल है, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला बात बोल रहा है ना। ये तो मैंने पढ़ चुका है ना, हम सभी ने पढ़ चुका है क्लास 10th से पहले ही, 4th में ही, और इसको अब क्लास 10th में नाम बदल करके, भेस बना करके हमारे सामने डाल दिया गया है। और अब हम लोग शायद ईडीएल नाम से डरे कि बाप रे ईडीएल है क्या, बट अब तो नहीं डरेंगे ना हम। चलिए, अब ईडीएल चूंकि हम जान चुके हैं तो ईडीएल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी तो बनाएंगे। खैर, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन करते हुए कुछ लिखा है। ए इज इक्वल टू डिविडेंड, बी इज इक्वल टू डिवाइजर, क्यू इज इक्वल टू कोसेंट एंड आर इज इक्वल टू रिमाइंडर, और यहाँ पे उस कंडीशन को भी लिखा है। ओके। चलिए, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसके एप्लीकेशन पे जाते हैं, मीन्स कि जो मैंने पढ़ा उसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। देन मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ HCF निकालने के लिए किया जा सकता है। हाउ टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो अब हम जानेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हुए आप किसी भी दो नंबर का HCF कैसे निकाल सकते हैं। अब फिर से कुछ पुरानी और कुछ नई बातें दोनों हम सीखेंगे। HCF हम सब जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन सब को निकालने का तरीका हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। एक
तरीका है जिस पर मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग इसे देखें, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या होता है, कोई भी दो नंबर हम लोगों ने लिया तो उसको रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। जैसे इस नंबर से इसको डिवाइड किया, कुछ कोसेंट आया, कुछ रिमाइंडर आया, अगेन इस रिमाइंडर से हम इसके कोसेंट में डिवाइड करेंगे, अगेन जब रिमाइंडर आएगा फिर इस रिमाइंडर से इसके कोसेंट से, इस तरीके से साइमल्टेनियसली हम लोग करते रहेंगे डिवाइड जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डिवीज़न मेथड ऑफ टू फाइंड HCF। तो पहले हम सिंपल किसी भी दो नंबर का इस तरीके से डिवीज़न निकाल लिए, डिवीज़न मेथड से HCF निकाल लिए। देखिए यहाँ अट नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे तीर लगा करके यहाँ बनाया है इसे। देखिए अब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है और मेरा जो लास्ट डिवाइज़र है वो 4 है, और हम लोग सब जानते हैं कि जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही जो है सो HCF होता है। अगेन देखिए हम लोग ये पढ़े हैं और ये जो है सो EDL का मूल मंत्र है। जिस बच्चे को A=BQ+R समझने में कन्फ्यूज़न होगा उसके लिए तो ये मूल मंत्र है, इसे तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने हर एक डिवाइड को इस तरीके से सजा दिया है। देखिए यहाँ पे डिविडेंड ये है, डिवाइज़र ये है, कोसेंट ये है, रिमाइंडर ये है। तो मैंने क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ देखिए लिखा है ना, मैंने लिखा। सिमिलरली मैंने इस डिवाइड को भी लिखा और इन सब को एक स्टेप में लिख दिया। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 स्टेप्स आए मेरे सामने। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा, छठा और सातवां। तो 7 स्टेप में हमको ये HCF मिला था और उसको मैंने डिवाइड किया और इस तरीके से मैंने सजा दिया। अब आपको ये सोच कर भी आश्चर्य होगा कि मैंने बनाया इस तरीके से और लिख दिया इस तरीके से, तो सिर्फ ये मेरे लिखने के तरीके पे ये हो गया लेवल क्लास 10th, और ये जो लेवल है वो क्लास 4 या 5 का है। ठीक, आइए अब इसको बाय प्रोसेस आप क्लास 10th के बुक में कैसे बनाएंगे, ठीक ना। बाय यूजिंग ADL, A=BQ+R, जो स्टेटमेंट है हमारा मैंने उसे लिखा। अब कहते हैं R का कंडीशन भी मैंने यहाँ लिख दिया है, R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। और मैंने जो कुछ भी डिवाइड किया था उसका स्टेटमेंट और स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ लिखा है। अब देखेंगे ये जो रिमाइंडर है 0 आया और लास्ट डिवाइज़र क्या हो गया 4, तो ये जो 4 होगा वो हो जाएगा HCF। किसका किसका, तो जो दोनों नंबर मैंने लिया था। अब देखिए ये रहा मेथड क्लास 10th में HCF निकालने के लिए, और ये जो हम लोग 4th में पढ़े होंगे या 5th में पढ़े होंगे। तो देखा हम लोगों ने कैसे जंप मारा 4th से सीधा 10th। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अब ये जो एक स्टार मार्क मैंने लगाया है, डिफरेंस बिटवीन लेमा एंड एल्गोरिथम, ये कहीं पूछे ना पूछे मगर जानना चाहिए हर किसी को। अगर जो बच्चा को ये समझने में दिक्कत होगा ना वो मुझे कमेंट में बोल देगा, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी इसे समझाने के लिए। अब कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन हमको EDL मेथड से मिल सकता है, देन हम उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे और NCERT का ये एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि हमको EDL यूज़ करना है तो EDL के लिए A, B, Q, R ये सब तो चाहिए ना। देखिए तो इसके लिए मैंने लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और B = 2, ये मैंने माना है। मैंने मान लिया कि A कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है और B 2 है, यानी कि डिवाइजर 2 है। क्या चीज़, अब देखिए हियर B = 2 एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ R क्या हो जाए, देखिए अब B 2 है, इसका मतलब कि डिवाइजर 2 है, और अगर डिवाइजर 2 होगा तो उसका कुछ कंडीशन होता है। तो क्या कंडीशन होता है, वो डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। देन रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 और 1। क्या रिमाइंडर 2 हो सकता है भला, नहीं हो सकता। ठीक, आइए आगे देखते हैं।
आगे के सॉल्यूशन में चूंकि रिमाइंडर हमको 0 या 1 आ रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो उसको हमने केस 1 माना। ठीक, अब देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो हमारा आइडियल है। अब इसी पे हम सजा देंगे, तो a है, b को मैंने 2 माना है तो b की जगह मैंने 2 लिख दिया, q का q ही रह जाएगा और r 0 है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 1 में r को 0 मैंने कहा है। देन आप देखेंगे कि 2q में 0 जोड़े तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, 2q का 2q ही रह गया। अब a इक्वल टू 2q, मतलब q यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो, 2 से गुना होगा उसमें, तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू क्यू लिखा है और q यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद बताइए, जो नंबर 2 का मल्टीपल होगा क्या वो इवन नंबर नहीं होगा, क्या होगा ना। देन हम कह सकते हैं ना कि 2 इंटू क्यू एक इवन नंबर है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है चूंकि 2 डिवाइड्स a, 2 a को भाग लगा देगा q टाइम्स में। अगर यहाँ पे हम लिखे 2 से 6 में डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 कट गया, तो यहाँ पे 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 होता है ना जी। तो हम लोग कहेंगे ना कि 2 जो है सो 6 को डिवाइड लगा दिया है 3 टाइम्स में, वही चीज़ यहाँ भी है 2q, इसका मतलब 2a को डिवाइड लगाया है q टाइम्स में, मैंने यहाँ लिखा है, और इसीलिए a क्या है, इवन नंबर है। ओके, अब केस नंबर 2 में आते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, सब कुछ हम वैसे ही लिखेंगे जो आइडियल का स्टेटमेंट है। अब b की जगह 2 का 2 और r की जगह 1 लिख देंगे, और यहाँ देखेंगे हम लोग कि a इज इक्वल टू 2q प्लस r, सॉरी 1, क्योंकि 2 डिवाइड्स a, 2 से a में भाग लग रहा है q टाइम्स में, मगर एक रिमाइंडर बच रहा है, कौन, 1, एज अ रिमाइंडर बच जाएगा ना जी। तो इसको क्या कहेंगे, 2 से भाग लगा नहीं ना, रिमाइंडर बच रहा है, तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो यहाँ पे केस 1 और केस 2 दोनों में हम लोगों ने देखा कि जब कोई भी इंटीजर 2q के फॉर्म में होगा देन वो इवन होगा, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो वो ऑड होगा। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। खत्म काम, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने कॉपी में नहीं लिखा है, मैं चाहूँगी कि आप लोग बुक, आप लोगों के पास होगा एनसीईआरटी बुक, उसी में आप लोग देखें। आइए चलते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखिए इसका डिमांड है कि आपको यह दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसका मतलब धनात्मक विषम संख्या, मतलब जो 2 से ना कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। तो वैसे नंबर को या तो आप 4q प्लस 1 में दिखाइए या 4q प्लस 3 में दिखाइए। तो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन करके कॉपी में बना के रखा है। देखिए कहता है, क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, आंसर पे आते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है ना, हम उसी को मानेंगे। ए किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना है हमको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में, क्या देख रहे हैं ना, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ही ना दिखाना है हमको इन दोनों में, तो हम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ही ए मान लेंगे। देखिए यहाँ माना है हमने ए, और बी को 4 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको किस फॉर्म में दिखाना है, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में, यही ना दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, b को 4 मान लेंगे। तो बाई ईडीएल यहाँ देखिए कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और वो जो कंडीशन है मैंने यहाँ लिखा है, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2 3 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो डिवाइजर है और डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये मेरे पास 4 पॉसिबल रिमाइंडर आ सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं तो हम केस 1 यानी कि r जब 0 होगा तो सब स्टेटमेंट में मैंने b और r का वैल्यू बैठा दिया है। यहाँ देखिए बी क्यू की जगह 4 और r की जगह 0। आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू 4q। अब यहाँ पे देखिए चूँकि हमको ऑड या इवन ही बताना है,
यहाँ देख रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना है हमको। तो सबसे पहले हम चेक तो कर लें कि ये इवन है या ऑड है। तो इसके लिए 4Q लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 क्यों। अब देखिए 2 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो 2 का मल्टीपल होगा, यानी 2n। यहाँ पे 2Q कोई भी सम इंटीजर आप ले सकते हैं, 2Q बराबर n, सम इंटीजर कोई भी इंटीजर। तो जब 2Q की जगह हम n लिख देंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो है a को n टाइम्स में पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब 4Q क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इवन नंबर। केस 2 में R1 के बराबर होगा। तो फिर से मैंने वो स्टेटमेंट लिखा और स्टेटमेंट की जगह b को 4 और r को 1 लिखा। अब देखिए यहाँ पे +1 है। अब देखिए 2 इंटू 2Q भी लिखेंगे तो 2n + 1 होगा। इसका मतलब 2 से जब a में डिवाइड लगाएंगे तो n आएगा कोसेंट और एक रिमाइंडर बच जाएगा जी। क्या, तो जो ये 1 हुआ, जो रिमाइंडर बच गया, इस कारण से मुझे पता चल गया कि ये जो नंबर है 4Q + 1 वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि जब 2 से a में भाग लगा रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है। सिमिलरली अब केस 3 में आते हैं, r = 2। फिर से मैंने वो कंडीशन लिखा और a = 4Q + 2 लिखा। b की जगह 4, क्योंकि मैंने b को 4 माना है और यहाँ पे जो कंडीशन है यानी कि r = 2, तो 2 लिख दिया। अब मैंने इसको सजा लिया है, इसमें 2 कॉमन ले लिया है। अब देखिए 2Q + 1 आ गया। तो अब 2 में किसी भी चीज़ में गुना होता है तो उसको कहेंगे 2 का मल्टीपल, यानी 2 इंटू n। यहाँ 2Q + 1 की जगह मैंने n लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ये क्या हो गया, सम इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमको ये पता चल रहा है, इस एक्सप्रेशन से, कि 2 से जब हम a में डिवाइड करेंगे तो n हमको क्या आ जाएगा, कोसेंट। इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा 2 से, तो ये इवन नंबर हो गया। गलती से यहाँ ऑड लिखा गया था तो मैंने इसे कट किया है, इवन नंबर हो गया। अब देखिए आपका जो केस नंबर 4 है यानी कि रिमाइंडर 3, फिर से मैंने वो स्टेटमेंट लिखा और फिर से मैंने b को 4 और r को 3 लिखा। अब इसे मैंने सजाने के लिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग से भी चलना होगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा छल प्रपंच हमको करना ही पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि हमको ऑड या इवन पूछा है। तो या तो कोई ऑड मतलब क्या, जो 2 से नहीं भाग लगेगा, इवन मतलब क्या, 2 से भाग लग जाएगा। तो ये जो 3 लिखा है, हम 3 तिगड़म नहीं खेलेंगे, इसको 2 में तब्दील करेंगे, किसी भी तरीके से 2 के फॉर्म में लाएंगे। तो 2 + 1 लिख सकते हैं इसको। ये कुछ नहीं, ये छल प्रपंच है, समझ लीजिए ये छल प्रपंच हो रहा है मैथ्स में भी। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें और इसमें मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ। देखिए 2Q + 1 + 1 कॉमन ले लिया। अब 2 से किसी भी चीज़ में गुना होगा, यानी n = इतना = सम इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं यहाँ पे 2n + 1 लिख सकती हूँ। मीन्स कि अब 2 से अगर a में भाग लगाएंगे तो एक रिमाइंडर भी बचेगा। इसका मतलब कि 4Q + 3 ऑड नंबर है। अब देखिए एक चीज़ बताइए मुझे, मैं यहाँ 2n + 1 के फॉर्म में एंड करती हूँ एक्सप्रेशन को, मगर स्टार्ट कहाँ से होता है, 4Q + 3। इसी को ना मैं ऐसे लिख रही हूँ या ऐसे लिख रही हूँ, तो इन तीनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसीलिए जब लास्ट में मैं लिखूँ कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड, तो उस समय मैं ये इजीली लिख सकती हूँ कि इट इज़ प्रूव्ड दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q + 1 और 4Q + 3। कहने का मतलब कोई भी ऑड इंटीजर है, या तो वो 4Q + 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा या 4Q + 3। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखिए अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इस क्वेश्चन में कह दिया है ये बात कि सेम नंबर स्टैक में चाहिए, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट होना चाहिए। दूसरा लिस्ट एरिया, तो ये जो लिस्ट एरिया तभी ना ऑक्यूपाई करेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई आप एक थाक में लगाइएगा, और जहाँ पे वर्ड आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि इसके लिए हमको HCF ही निकालना पड़ेगा। देखिए आपके NCERT बुक में भी कुछ दिया होगा, बट टू डू इट सिस्टमेटिकली वी फाइंड HCF। हम लोग इसको ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं, मतलब तुक्का मार के, लेकिन सिस्टमेटिकली करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसका HCF निकालना होगा। तो HCF जो निकालेंगे हम ADL से निकालेंगे। कहते हैं बाय यूजिंग ADL A = BQ + R। ये मैंने लिख दिया। अब देखिए
ये नंबर जो है दो 420 और 130, तो जो छोटा वाला है उससे इसको भाग लगाए हैं, कोसेंट 3 आया है, रिमाइंडर 30 है, रिमाइंडर को प्लस में लिख दिए हैं, इसी फॉर्म में लिखे हैं। फिर ये वाला जो है वो आ गया अब क्या चीज़, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर आया वो हो गया डिवाइज़र। अब इससे इसमें भाग लगाएं तो 4 आया क्वोशेंट और 10 आया रिमाइंडर। सिमिलरली अब जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइज़र और जो डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड। तो क्या हो जाएगा, अब 10 से 30 में भाग लगाएंगे तो 3 बार में पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया है, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ इसका मतलब कि लास्ट डिवाइज़र क्या हो गया, 10 हो गया। देन HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्वीट, जो स्वीट सेलर होगा वो क्या करेगा, जो थाक बनाएगा उसमें कितना रखेगा मिठाई, 10, इच काइंड, दोनों का 10-10 रखेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।